चन्दे आयर्यवज्जाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेम। नमस्ते। कृष्टिकरण चल रहा है। कृष्टिकरण में वहाँ पर क्रोध वेदक काल में 3 भाग किए थे, एक अश्वकर्ण करण काल, एक कृष्टिकरण काल और एक कृष्टि वेदन काल। इस प्रकार 3 विभाग मतलब 3 काल के 3 भाग किए। उसमें अश्वकर्ण करण काल में अश्वकर्ण रूप से कषायों के अनुभाग की रचना हुई है। क्रोध से लेकर के लोभ तक घटता हुआ अनुभाग है। और उसके बाद उसी समय अपूर्व स्पर्धक की भी रचना हुई। फिर उसके बाद कृष्टियों की रचना करता है। या क्रोध के उदय से चढ़े हुए जीव की अपेक्षा से 12 कृष्टियों की रचना होती है। तो कृष्टियों की रचना होती है मतलब वहाँ पर अनुभाग अपूर्व स्पर्धक से भी अनंत गुणाहीन करता है। और 12 संग्रह कृष्टियों की रचना होती है। तो वहाँ क्रोध की 3 है, मान की 3, माया की 3 और लोभ की 3। और वह लोभ से लेकर के क्रोध तक, लोभ की सबसे नीचे है 3 कृष्टियाँ, उसके ऊपर माया की, उसके ऊपर मान की और उसके ऊपर क्रोध की। मतलब उसका द्रव्य भी उसी प्रकार चयहीन क्रम से होगा और उसका अनुभाग भी उसी क्रम से बढ़ता हुआ होगा। लोभ का सबसे कम अनुभाग, उसके ऊपर की कृष्टियों का बढ़ता हुआ, उसके ऊपर माया कषाय की, लोभ की जगन्य आएगी, उत्कृष्ट आएगी, उससे माया की जगन्य होगी, वो कृष्टि का अनंत गुना अनुभाग। इस प्रकार लोभ से लेकर के क्रोध तक जो ऊपर कृष्टियाँ हैं वो बढ़ता हुआ अनुभाग उसका होता है। और वहाँ 12 संग्रह कृष्टियों का कल अपन ने द्रव्य भी निकाला था, कितना आता है। पूर्ण मोहनीय की अपेक्षा से 24वां भाग एक कृष्टि का द्रव्य है। और क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि का जो है वह 13 गुना है। और कृष्टियाँ जो है वह लोभ में सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाकी के सब कषायों में थोड़ा थोड़ा कम है, किंचित न्यून है। हाँ, 24वां भाग सब जगह लेना। एक संग्रह कृष्टि में 24वें भाग प्रमाण कृष्टियाँ है। और क्रोध में जो है वो 13 गुण, क्रोध की सबसे जो लास्ट की कृष्टि है तीसरी कृष्टि, उसमें 13 गुणी है, क्योंकि अकषाय का द्रव्य पूरा कषाय में मिला हुआ है। तो अकषाय के द्रव्य मतलब उतना द्रव्य उसमें संक्रमित होकर के ज़्यादा बचा हुआ है, इसलिए वहाँ पर कृष्टियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार कल अपन ने देखा था। अब उसके आगे देखना है। 499 नंबर का आता है, उसमें अंतर कृष्टियों की संख्या कितनी है और उसका क्रम किस प्रकार है वो बताएं। संगह गे एक अनंता लोभादि अनंत गुणा कोहादि अनंत गुणहीना। एक के संगह गे, एक संग्रह कृष्टि में अंतर किट्टी अंतर कृष्टियाँ अनंता हवदी कितनी है? अनंत है। अनंत क्या होता है? मतलब अनंत की संख्या अपन देखते तो कितनी बड़ी संख्या। तो एक संग्रह कृष्टियों में जो कृष्टियाँ है वो कितनी है? अनंत है। मतलब एक वर्गना शलाका का अनंतवा भाग, ऐसे अनंत कृष्टियाँ हैं। और ऐसे 12 संग्रह कृष्टियों में प्रत्येक में अनंत लेना। और लोभादि अनंत गुणा कोहादि अनंत गुणहीना। अनुभाग जो है लोभ से लेकर के ऊपर देखेंगे तो अनंत गुना है। सबसे लोभ की जो जगन्य कृष्टि होगी उसका जो अनुभाग होगा, उससे ऊपर की कृष्टियों में अनुभाग जो होगा वो अनंत गुना लेना। कहाँ तक? क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि के अंत कृष्टि तक अनंत गुना बढ़ता हुआ अनुभाग पाया जाएगा। और इधर से देखेंगे कोहादि अनंत गुणहीना, क्रोध से लेकर के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रोध में अनुभाग होगा। क्रोध की जो उत्कृष्ट कृष्टि ऊपर आएगी ना, उसमें सबसे ज़्यादा अनुभाग होगा।
और उसके नीचे नीचे की कृष्टियों में अनंत गुणाहीन अनुभाग होगा। कृष्टियों में प्रत्येक कृष्टि में अनुभाग अनंत गुना होता है, एक एक परमाणु की अपेक्षा से अनंत गुना अनुभाग होता जाता है। इसलिए इस प्रकार ये अनुभाग की अपेक्षा से बताया। लोभ से लेकर क्रोध तक अनंत गुना कहेंगे, क्रोध से लेकर नीचे लोभ तक अनंत गुणहीन अनुभाग होता है। इस प्रकार अब इसका सब गुणकार आगे बताने वाले, दो प्रकार का गुणकार बताएंगे। एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि का गुणकार कितना है, फिर एक संग्रह कृष्टि से ऊपर की संग्रह कृष्टि में। यहाँ नीचे लोभ की कृष्टि आएगी। लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि, फिर उसके ऊपर ऊपर ही आएगी ना कृष्टियाँ, द्वितीय संग्रह कृष्टि, द्वितीय। अब यहाँ पर इसके बीच में जो कृष्टि होगी उसको कहेंगे अंतर कृष्टि, और यहाँ पर एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि का अंतर, इसमें जो अनुभाग है उससे इस कृष्टि में अनुभाग कितना है, तो इसको क्या कहेंगे, अंतर कृष्ट्यंतर, कृष्ट्यंतर कहेंगे उसको। कृष्ट्यंतर। और यहाँ पर ये संग्रह कृष्टि है, ये दूसरी बदल गई, तो यहाँ पर इस अंतिम कृष्टि से आगे की कृष्टि का अंतर जो होगा उसको कहेंगे संग्रह कृष्ट्यंतर। दो प्रकार के गुणकार बताएंगे। एक भीतर की जो कृष्टियाँ है उसको कहेंगे अंतर कृष्टि, उसका जो अंतर होगा एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में, यहाँ अनंत गुना ही है ना, ऊपर ऊपर लास्ट कृष्टि तक। यहाँ एक संग्रह कृष्टि में अनंत कृष्टियाँ हैं, तो बीच में जितनी कृष्टियाँ हैं तो उसमें एक कम उसके बीच के गुणकार आएंगे एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में, तो इसको कृष्ट्यंतर कहेंगे। और यहाँ पर एक संग्रह कृष्टि से फिर दूसरी संग्रह कृष्टि में गए तो उसकी पहली कृष्टि का जो बीच का अंतर होगा, दोनों के बीच का, पहली कृष्टि की अंत कृष्टि और आगे की दूसरी संग्रह कृष्टि की पहली कृष्टि, इन दोनों के बीच में जो गुणकार का प्रमाण होगा उसको कहेंगे संग्रह कृष्ट्यंतर। परस्थान गुणकार बोलेंगे उसको। ये स्वस्थान गुणकार, कृष्ट्यंतर को कहेंगे स्वस्थान गुणकार। और यहाँ पर दो संग्रह कृष्टियों के बीच में जो अंतर है उसको कहेंगे परस्थान गुणकार। इस प्रकार दो नाम आएंगे इसमें, स्वस्थान गुणकार और परस्थान गुणकार। उसको ही कृष्ट्यांतर और संग्रह कृष्ट्यांतर कहा। परस्थान गुणकार म्हटलं। हाँ, अब आगे सब क्रम से देंगे। 500 नंबर की गाथा में है यह सबसे कम अनुभाग, फिर ऊपर ऊपर अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना बढ़ता हुआ, ऐसे यहाँ से दूसरे में भी जाएंगे तो अनंत गुना ही है, और ऊपर क्रोध तक के अंत कृष्टि तक जाएंगे तो एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में अनंत गुणी अनुभाग है। तो उस अनंत गुना का ही प्रमाण सब जगह समान नहीं है। इस कृष्टि से इस कृष्टि में जो अनंत गुणापन है उससे इससे यहाँ पर अनंत गुणापन समान नहीं है, तो उस अनंत गुणकार में अंतर है। वो गुणकार का प्रमाण भी गुणित रूप से है, तो वो आगे बताएंगे इसमें। हाँ, एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में जो अंतर है या जो गुणकार का प्रमाण है वो अलग अलग है, मतलब बढ़ता हुआ है वो। आगे गाथा में पढ़ते हैं 500 नंबर की गाथा। लोभादि को होतिया सट्ठाणंतर मणंत गुणिदकमं तत्तो बादर संगह किट्टे अंतर मणंत गुणिदकमं। लोभ से लेकर क्रोध तक स्वस्थान अंतर,
मतलब स्वस्थान गुण कार्य कहो, स्वस्थान अंतर कहो, कृष्ट अंतर कहो, अनंत गुणित क्रम, अनंत गुणित क्रम है। मतलब यहाँ पर पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि में जो अंतर है, मतलब गुणकार है, उससे दूसरी से तीसरी के बीच में जो अंतर होगा वो अनंत गुना है। फिर दूसरे से तीसरे में जो है, उससे तीसरे से चौथी के बीच में जो अंतर होगा वो अनंत गुना है। तो इस प्रकार गुणकार का प्रमाण भी अनंत गुना है। पहले दो कृष्टियों में जितना अंतर होगा उतना ही अंतर दो कृष्टियों में नहीं है, वो उससे भी अनंत गुना है गुणकार का प्रमाण। तो इसलिए स्वस्थान अंतर कैसा है, अनंत गुणित क्रम है। और तत्व ये स्वस्थान गुणकार कहाँ तक जाना, क्रोध की अंतिम कृष्टि तक जाओ। हाँ, केवल स्वस्थान स्वस्थान अंतर लेना है। अब यहाँ पर गणित देखेंगे तो सब समझ में आएगा, खाली ये गाथा का अर्थ लगा रहे पहले। तो स्वस्थान अंतर जो है अनंत गुणित क्रम है, कहाँ से लेकर, लोभ से लेकर के क्रोध की अंतिम कृष्टि तक। और उससे बादर संग्रह कृष्टि का जो अंतर है वो अनंत गुना है। ये संग्रह कृष्टि क्यों बदली है, यहाँ पर लगातार रखते ना वहाँ पर, ये बीच में इतने से फिर ऐसे 3 बताई और सबकी मिला करके 12 बताई। ऐसा करने का कारण क्या है, तो यहाँ पर इन सब कृष्टियों का जो गुणकार है उससे बहुत बड़ा गुणकार यहाँ से यहाँ की कृष्टि तक है। मतलब पहले लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि की जो अंत कृष्टि है, उससे लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि की जो पहली कृष्टि है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब अंतर है, वो बहुत बड़ा है। यहाँ जो गैप होता है ना, उससे ही अलग ही गुणकार है इसका। वो कितना है, तो पहले स्वस्थान सब गुणकार जाएंगे, फिर लास्ट का जो स्वस्थान गुणकार होगा उससे भी अनंत गुना गुणकार इन दोनों के बीच में है, इन दोनों संग्रह कृष्टियों के बीच में है। उसको अभी गणित के माध्यम से दिखाएंगे। गुणित रूप द्रव्य नहीं, अनुभाग, अनुभाग लेना है ना। जैसे अपन वो स्पर्धक में 2 गुना 3 गुना करते जाते हैं, ऐसे यहाँ पर अनंत गुना है। लेकिन अनंत गुना जो है उसका जो गुणकार है उसका प्रमाण भी अनंत गुणित है, गुणकार का प्रमाण भी। तो उसको अभी दिखाते हैं यहाँ पर। प्रत्येक बादल संग्रह कृष्टि में अवयव संकृष्टियाँ कितनी है, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग प्रमाण है। और जितनी कृष्टि होगी उसमें अंतराल कितने होंगे, बीच में गुणकार कितने होंगे, 1 कम। 4 कृष्टि है तो उसमें बीच में गुणकार कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इस प्रकार एक अंतराल कहेंगे। 2 कृष्टियों में 3 कृष्टियों में 2 अंतराल होते हैं। अविवक्षित कृष्टियों में अंतराल 1 कम कृष्टि प्रमाण है। जितनी कृष्टियाँ हैं उसमें 1 कम करो, उतने बीच में अंतराल आएंगे या गुणकार आएंगे। तो यहाँ पर जो है अंतर जो कहा वो गुणकार को ही अंतर कहा है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करके अंतर की उत्पत्ति को कारणभूत गुणकार को अंतर कहते हैं, या कृष्टियों के बीच के गुणकार को कृष्टि अंतर कहते हैं। तो यहाँ पर लोभ की प्रथम कृष्टि, यहाँ अपन 12 संग्रह कृष्टियाँ तो वास्तविक गणित में भी 12 ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसमें अंतर कृष्टियाँ जो है वो अनंत है, एक एक संग्रह कृष्टि में अंतर कृष्टियाँ अनंत है। लेकिन यहाँ अपन ने अंक संदृष्टि से उसको 4 माना है। एक संग्रह कृष्टि में कितनी कृष्टियाँ हैं, 4 है। ऐसे सब संग्रह कृष्टियों में कम कम होती गई है, लेकिन उसको न गिन करके सब में एक 4-4 कृष्टियाँ ऐसा मान करके गणित दिखाना है ना, इसलिए उस अपेक्षा से उसको 4 माना है। हाँ, संग्रह कृष्टियाँ एक एक कषाय में 3, ऐसे 4 कषाय की मिलकर के 12 हो गए। अब एक संग्रह कृष्टि के बीच में जो कृष्टियाँ हैं, अब जहाँ ये लोभ की कृष्टियाँ है तो इसमें बीच की कृष्टि कौन सी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ऐसे 4 कृष्टि बोलेंगे अंतर कृष्टियाँ।
फिर दूसरी संग्रह कृष्टि यहाँ चालू हो जाएगी। तो उसमें कितनी कृष्टियाँ हैं? उसमें भी 4 है, एक है, ये 2, ये 3 और ये 4 ऐसे। तो ये दूसरी संग्रह कृष्टि है, द्वितीय संग्रह कृष्टि। तो यहाँ 4 कृष्टियाँ हैं, तो यहाँ बीच में गुणकार कितने आएंगे? 3 आएंगे। इस जगन्य कृष्टि से इसका अंतर, दूसरे कृष्टि का, दूसरे से तीसरे कृष्टि का अंतर, तीसरे से चौथे कृष्टि का अंतर, तो ये गुणकार कितने आए? 3 आए। फिर अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ का गुणकार है वो परस्थान गुणकार है, उसको अलग रखना। तो परस्थान गुणकार कितने आएंगे? कृष्टियाँ कितनी है? 12 है, तो संग्रह कृष्टि अंतर कितने आएंगे? 11 आएंगे। एक कम आएंगे। 11 तो संग्रह कृष्टियों के अंतर मतलब गुणकार आएंगे। और अंतर कृष्टियाँ कितनी हुई? हर एक में 4-4 है। तो 12 चौक 48, उसमें एक कम करो, पहले में नहीं आएगा यहाँ पर। तो कितने हुए वहाँ पर? सब मिलाकर के ही 47 अंतर हो गए समझो। संग्रह कृष्टि अंतर उसमें 47 में आ जाएंगे। सब मिलाकर के कृष्टियाँ कितने हुई? 12 × 4 अपन ने मानी हुई है, वो अनंत है लेकिन 4 मानी हुई है। तो कितने हो गए? 48 हो गए कृष्टियों की संख्या। अब उसमें अंतर कितने आएंगे? मतलब गुणकार कितने आएंगे? 47 आएंगे, क्योंकि जगन्य से फिर दूसरे देखेंगे ना, तो 47 अंतर आएंगे। मतलब गुणकार आएंगे वो कहो या अंतर आएंगे कहो, दोनों का अर्थ ही एक है। तो इसमें 11 तो है संग्रह कृष्टियों के गुणकार है। बाकी रहे एक जगन्य गुणकार रहा है। ये जगन्य जो है वो किससे गुणित है? उसके अपेक्षा से, मतलब जगन्य से लेकर के वो गुना करते जा रहे हैं ना, तो एक जगन्य का छोड़ो। और 35 गुणकार वो स्वस्थान गुणकार आएंगे। ये परस्थान 11 परस्थान गुणकार आएंगे, 35 स्वस्थान गुणकार आएंगे। और एक जगन्य कृष्टि का जो अंतर है वो छोड़ ये करना, मतलब वो उसको लेकर के उसके फिर गुणित होता जाएगा, इसलिए उसको एक जगन्य गुणकार ले लो। 27 हो गए ना, ये 11 और 35 कितने हो गए? 46 हो गए। और एक जगन्य कृष्टि का गुणकार, तो वो 47 हो गए। तो इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो जगन्य कृष्टि सबसे, उसके अपन ने संदृष्टि 2 माने, मतलब पहले कृष्टि के जो जगन्य कृष्टि है उससे उसकी दूसरी कृष्टि के बीच का अंतर गुणकार कितना है? 2 है, ऐसा माना। ये एक गुणकार है, वो 47 हो लिया। अब इसमें वो गुणित करते जाएंगे ना आगे आगे। अब यहाँ पर इस गुणकार से आगे का जो गुणकार है वो कृष्टि ने, मतलब यहाँ पर समझो इसके अविभाज्य प्रतिच्छेद कुछ 10 है, तो इसके 2 गुणे मतलब कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो आगे के 40 नहीं है, वो इस एक गुणकार जो है वो इससे भी अनंत गुना गुणकार है। तो यहाँ पर अनंत का प्रमाण अपने 2 ही माना है, अनंत 2 माना ना। तो अब 2 से आगे का जो गुणकार है उससे भी अनंत गुना हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पहले से दूसरे में 2 का गुणकार है, तो दूसरे से तीसरे के बीच में 4 का गुणकार रहेगा। इसके दूसरे के जो अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे दूसरी कृष्टि के, उससे तीसरी कृष्टि के गुणकार 4 गुने हो जाएंगे। फिर उससे आगे जो तीसरी है उससे चौथी कृष्टि के बीच का अंतर जो है मतलब गुणकार है, वो इससे भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब अनंत गुना। ये 2 गुना तो अपना माना हुआ है, अनंत गुना हो जाएगा। तो इसका गुणकार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब समझो इसके 10 अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, तो इसके कितने हो गए? दूसरे कृष्टि के 20, तीसरे कृष्टि के कितने हो गए? 20 को 4 से गुना करो 80, फिर 80 को 8 से गुना करो, तो 640 ऐसे हो गए। मतलब 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना ऐसा होता जाएगा उसका गुणकार। ये गुणकार का प्रमाण खाली लिखा है वहां पर। वो कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद है? वो तो जीव राशि से अनंत गुने इतने अविभाज्य प्रतिच्छेद है जगन्य के, तो उसको ये अनंत का गुना करते जाएंगे।
तो ये सब गुणकार यहाँ पर निकाले हैं। अब यहाँ पर ये जो चौथी संग्रह प्रथम कृष्टि की चौथी कृष्टि है, ये अंत की कृष्टि है। अब इससे आगे द्वितीय संग्रह कृष्टि की पहली कृष्टि आएगी। उसके बीच का जो गुणकार है वो केवल 8 गुना 16 नहीं है, वो बहुत अनंत गुना है। वो कितना है? सब जो स्वस्थान गुणकार होने के बाद उससे भी अनंत गुना है। हाँ, इसलिए यहाँ पर उसको नहीं लिखा। ये गुणकार बाद में बताएंगे इसको। ये परस्थान, सब स्वस्थान गुणकारों से भी अनंत गुना इन दोनों कृष्टियों के बीच का अंतर है, परस्थान गुणकार है वो। इसलिए वो संग्रह कृष्टि बदल गई। ये कृष्टि अलग और ये कृष्टि अलग क्यों की? क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर है ना, वह बहुत बड़ा है, इसलिए उसको अलग कृष्टि की। अब इसलिए इस गुणकार को बाद में बताएंगे यहाँ के। फिर यहाँ जो द्वितीय संग्रह कृष्टि है उसकी पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि का अंतर कितना है? ये जो स्वस्थान गुणकार है इसका अनंत गुना है। जो अनंत गुना से बढ़ते आ रहे हैं ना, वो अनंत गुना। तो यहाँ पर ये इसको गौण करते हैं। अनंत गुना में सभी कृष्टियों का जो गुणकार है उससे भी अंतर अनंत गुना है, तो जो अनंत गुना वो आएगा वो लेना है, उसमें अनंत गुना करना। फिर नहीं, अब एक बार गुणकार का निकालते हैं फिर वो समझाएंगे। यहाँ पर ये तीसरे से चौथी निकाले, फिर चौथी से पांचवी का अंतर नहीं बताया। अब पांचवी से छठी है कृष्टि, मतलब दूसरे कृष्टि के पहले से दूसरे कृष्टि के बीच का अंतर, वो यहाँ जो स्वस्थान गुणकार पीछे का था उससे अनंत गुना है। तो इसका अंतर कितना है? 16 है। अच्छा, ये दूसरी संग्रह कृष्टि की जो प्रथम ये कृष्टि है, हाँ, उससे अनंत गुना नहीं है। वो तो अविवाह प्रतिशत अनंत गुणे होंगे ही ना। हाँ। लेकिन ये गुणकार जो है पहले से दूसरे के बीच का जो गुणकार है वो कितना लेना? तो जो पहले कृष्टि की जो अंतिम स्वस्थान गुणकार आया था उससे अनंत गुना गुणकार लेना। इस दोनों के बीच जो अनंत गुना आएगा उसका अनंत गुना नहीं लेंगे। इसका भी गुणकार आपको बताए नहीं, ये बहुत बड़ा है गुणकार, परस्थान गुणकार। इन दो कृष्टियों में बहुत बड़ा गुणकार है। ये इससे पहले से दूसरी कृष्टि के बीच का गुणकार वो ये स्वस्थान गुणकार है। तो यहाँ पर जो चलते आ रहे हैं उसमें केवल एक बार अनंत गुना करो, वो है। तो यहाँ 16 गुणकार हो गए। यहाँ जो भी इसके अवयव प्रतिच्छेद आएंगे यहाँ से यहाँ गुणित करके बहुत बड़ा गुणकार के द्वारा ये आएंगे, उसमें 16 से गुना करेंगे तो ये दूसरी कृष्टि के अवयव प्रतिच्छेद आएंगे। फिर दूसरी से तीसरे के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना गुना आएगा? उससे अनंत गुना, मतलब 32 गुना आएगा। फिर उससे तीसरी से चौथी के बीच में अंतर आएगा, वो कितना आएगा? 64 गुना आएगा। हाँ, गुणकार का प्रमाण बता रहे हैं। फिर यहाँ का जो गुणकार है इस लेवल में नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल पर है। सब स्वस्थान गुणकार से अनंत गुना यहाँ का गुणकार है। यहाँ पर ये जो अविभाग प्रतिच्छेदों का है, हाँ, बीच का उन्होंने ज्ञाप दिया है वो, हाँ, संग्रह कृष्टियों का सब अविभाव प्रतिच्छेदों का ही गुणकार लेना है ना। लेकिन लोभ की जो अंतिम कृष्टि है उससे भी द्वितीय कृष्टि का जो प्रथम है उसमें जो परस्थान गुणकार आएगा वो गुणकार से वो अविभाग प्रतिच्छेद निकालेंगे ना द्वितीय कृष्टि के प्रथम इसका। और यहाँ पर जो बता रहे हैं इन बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना गुना है वो बता रहे हैं। सब जगह वही है, सब जगह वही बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीच में आपने अनंत गुना बोला तो उससे वो अनंत गुना नहीं, उससे अनंत गुना है। लेकिन ये 8 से अभी अंक संदृष्ट में जो 8 है उससे भी वो बीच का जो गुणकार वो अनंत गुना नहीं, वो अपने यहाँ 16 हुआ। बराबर है ना। इससे ये इस गुणकार से गुणकार 16 गुना हुआ। अब ये कहाँ कैसे आ गया? तो वो गुणकार है, ये परस्थान गुणकार जो आएगा उससे वो आएगा। ये वो कितना है? वो स्वस्थान गुणकार होने के बाद आएगा इसका गुणकार, उससे भी बड़ा है। सब स्वस्थान गुणकार से भी इन दोनों के बीच का गुणकार बड़ा है। हे गुणकारापेक्षा पुढचा जो गुणकार आहे तो अनंत पटीने आहे, परंतु हे ह्याच्यापेक्षाही अनंत पटीने जे ते दुप्पट असं झालं ना। ती संख्या वेगळी आहे। आपने अभी पिछली एग्जाम्पल बताया था 10, 20, 80, 640, ये बताए थे अभी।
ये क्या है, अविभाज्य प्रतिच्छेद। अविभाज्य प्रतिच्छेद है। जब हम इसके दूसरे कृष्टि के निकालेंगे हाँ। तो द्वितीय कृष्टि का जो प्रथम अब पहले कृष्टि का जो आएगा उसको 16 से गुना करेंगे, तब उसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद अविभाज्य प्रतिच्छेद आएंगे। लेकिन इससे इसके कितने हैं गुने वो अभी गुणकार आपको बताए नहीं। हाँ। अभी वो बाद में आएगा गुणकार। हाँ वरचे का ते सांगितले। हाँ। तो इस प्रकार ये द्वितीय संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि और द्विचरम कृष्टि के बीच का अंतर कितना आया, 64 आया। अब वापस यहाँ पर जो तीसरी कृष्टि आएगी, हाँ, उसमें जो है ये 4 कृष्टियाँ है। तो यहाँ पे दो के बीच का अंतर है, वो पुरस्तान गुणकार है दूसरा, ये पहला और ये दूसरा है। हाँ, तो ये नहीं बताया है, जो भी वो आएगा उसको उससे गुना करेंगे तो आएगा। अब इससे पहले के दूसरे के बीच में कितना है, 164 था, वो अनंत गुना करते जा रहे हैं। 2 गुना मतलब अपन ने अनंत गुना समझा है, 2 का अनंत का प्रमाण 2 माना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर 256 और इससे 512 ये स्वस्थान गुणकार हुए। फिर यहाँ से ऊपर माया की पहली कृष्टि आएगी, तो माया की पहली कृष्टि का और लोभ की तीसरी कृष्टि की अंतिम कृष्टि, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो परस्थान गुणकार है। हाँ, वो यहाँ पर बताए नहीं है, वो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर भी 4 कृष्टियाँ हैं, तो इन 4 के बीच में 3 अंतर आएंगे। इस प्रकार यहाँ पर 48 कृष्टियाँ हैं, उसमें परस्थान गुणकार है वो 11 छोड़ को, अंतर तो गुणकार तो 47 है। वो 2 तो ये पहला का गुणकार 1 किया, ड्रॉप किया। अब ये 2 से अपन ने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करेंगे तो लास्ट जो 47 से 48वीं कृष्टि आएगी, तो उसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, मतलब सब में अपन 3-3 ले रहे हैं ना, 12 × 36, 12 संग्रह कृष्टि होगी, प्रत्येक स्वस्थान गुणकार 3-3 लिए। हाँ, फिर लास्ट का जो आएगा क्रोध की अंतिम कृष्टि, द्विचरम कृष्टि से अंतिम कृष्टि का, वो गुणकार 36वां होगा, 36 आएंगे ना। तो 2 को कितनी बार गुना करते जाओ, 35 बार करो। 2 तो 1 हाँ हाँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना ऐसा किया। तो 2 को 35 बार रख करके परस्पर गुना करेंगे तो जो आएगा वो उत्तर, वो वहाँ पर, मतलब अभी यहाँ पर ये 2 गुना कहाँ तक करेंगे, 16 बार करेंगे तो पन्नठी आएगी, क्योंकि पन्नठी के अर्धच्छेद 16 होते हैं। ये 2 का 2 गुना 16 बार करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, पन्नठी आएगी, 16वें गुणकार पर पन्नठी होगी। बराबर है ना। आइए 16वां गुणकार देखो, वहाँ पर 141 पेज पर है ना गुणकार का, वो 16वां आया गुणकार, वो पन्नठी हो गए। फिर उसका 2 गुना करते जाएंगे तो 32 की जगह आएंगे तो बादल आएगा। 32वां गुणकार देखिए, वहाँ पर बादल है, बादल आ गया, क्योंकि वो पन्नठी गुणित पन्नठी आ गए ना, तो उतने अर्धच्छेद हो गए उसके, तो बादल आ गया। फिर बादल का 2 गुना किया तो 33वां गुणकार हुआ। फिर बादल का 4 गुना किया तो 34वां गुणकार हुआ। बादल का 8 गुना किया तो 35वां गुणकार हुआ, और बादल को 16 गुना किया तो 36वां गुणकार हुआ। ये स्वस्थान का अंतिम गुणकार हुआ 36 नंबर का। अब यहाँ पर और 11 परस्थान गुणकार आएंगे। तो उसमें अब ये जो 36 नंबर के जो गुणकार आया स्वस्थान गुणकार, अपना वास्तविक गणित में तो अनंत गुणकार हो जाएंगे, तो अनंत कृष्टियाँ है तो उनके बीच में, तो ये जो लास्ट का स्वस्थान गुणकार आएगा उससे भी अनंत गुना गुणकार इन दोनों के बीच का है। इन 2 कृष्टियों के बीच का जो अंतर है वो ये सब स्वस्थान गुणकार होने के बाद उससे भी अनंत गुना एक गुणकार है। तो वहाँ पर बादल गुणित 16 आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले परस्थान गुणकार में बादल गुणित 32, वहाँ 16 है ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर गुणकार क्या है, ये बादल गुणित 32, मतलब यहाँ पर ये जो अंतिम कृष्टि होगी उसको इतने गुणकार से माना हुआ है। वास्तव में इतना इससे गुणकार करके जो अविभाज्य प्रतिच्छेद इस कृष्टि के आएंगे
उसको फिर 16 से गुना करेंगे तो इसके दूसरे कृष्टि के आएंगे। यहाँ पर जो अंतिम कृष्टि है उसको कितने से गुना करेंगे तो यहाँ इस कृष्टि के आएंगे, इस गुणकार से गुना करके जाएंगे। फिर वो जो आए हुए अविभाव प्रतिच्छेद है उसको फिर 16 से गुना करेंगे तो ये अगली कृष्टि आएगी। क्रम तो ऐसा ही आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का गुणकार बहुत बड़ा है। स्वस्थान गुणकार से भी अनंत गुना गुणकार है। फिर इस परस्थान गुणकार से इन दो संग्रह कृष्टियों के बीच का गुणकार है वो इससे भी अनंत गुना है। तो बादल गुणित 64 किया, 64 आया यहाँ पर। फिर बादल गुणित 28 आएगा, 128 आएगा। फिर बादल गुणित 256 आएगा। फिर बादल गुणित 512 आएगा। फिर 1024 आएगा। फिर 2048 आएगा। फिर इस प्रकार 16 तो होंगे नहीं यहाँ पर, इसलिए बादल गुणित कितना हो जाएगा यहाँ पर 32,768, क्योंकि ये 36 और 11 47, तो यदि 16, 32 और 48 तक जाएंगे तब वो एक बार 32 गुना बादल गुना पन्नटी हो जाएगा ना। पन्नटी के गुण का अर्धशेर कितने 16 है, तो 16 बार 2 गुना करेंगे तो पन्नटी आएगी। लेकिन अभी 16 में कम है ना, 47 गुणकार है ना, तो इसलिए उसका आधा आया। बादल गुणित 32,768 आया। ये अंतिम कृष्टि जो संग्रह कृष्टि है, क्रोध की द्वितीय कृष्टि संग्रह कृष्टि से क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि के बीच का अंतर आया। फिर जो क्रोध की अंतिम कृष्टि आएगी उसके ऊपर क्या आएगा, स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक। अपूर्व स्पर्धक का जगन्य वर्गण आएगी, वो उससे भी अनंत गुणी होगी। वो गुण कृष्टि, हाँ, क्रोध की अपूर्व स्पर्धक क्रोध के ऊपर ही आएगा ना, तो उसका अनुभाग कितना है, वो बादल गुणित पन्नटी। ऐसा ये माना हुआ सब अनंत गुना है, ऐसा समझना। जो परस्थान गुणकार आया है उससे अनंत गुना गुणकार उस कृष्टि और स्पर्धक के बीच का है, अपूर्व स्पर्धक के बीच का है। तो इस प्रकार ये गुणकार इस प्रकार है, ऐसा बताया। मतलब गुणकार अनंत गुना होता गया है, खाली अविभाव प्रतिच्छेद अनंत गुणे नहीं हुए, वो गुणकार भी अनंत गुना होता गया है। इन दोनों के बीच का जो अंत गुणकार है वही दूसरे और तीसरे के बीच का नहीं है। और इसके अंतिम से उसके अगली द्वितीय कृष्टि की पहली कृष्टि का अंतर भी बहुत बड़ा है, इसलिए संग्रह कृष्टियाँ हुई है। इसका मतलब ऐसा ही निकला कि जो पहले श्लोक, इसलिए है ना, इतना अंतर है तो इसके बीच बीच में वहाँ अनंत कृष्टियाँ होगी, अपूर्व कृष्टियाँ होगी ना वहाँ पर। सूक्ष्म कृष्टि नहीं, ये बादल कृष्टि ही अब दूसरे समय में करेगा, तो इन दोनों के बीच में करेगा। इतना अंतर है ना गैप, तो इतने बहुत सारे कृष्टियाँ हो सकते हैं उसके बीच में। इन शक्ति रूप, अब यहाँ पर ये गैप है, इसके बीच के अविभाव प्रतिच्छेद को धारण करने वाली कोई कृष्टि नहीं है ना, इससे, हाँ, इससे इतना उल्लंघन करके ही वहाँ पर है। तो दूसरे समय में जब कृष्टियाँ करेंगे तो इसके बीच बीच में भी करेंगे, तो बीच का अनुभाग उसके हो जाएगा ना उन कृष्टियों का, इसलिए इतना बड़ा गैप है वहाँ पर। हाँ, अपूर्व कृष्टियाँ होगी दूसरे समय में। तो इस प्रकार ये अंतर गुणकार का प्रमाण बताया है। काय कठीण आहे, हे सोपं आहे गणित। अनुभाग एवढं क्षीण कराला ना, वो किसमें ताकत बताई, परिणामों में तो ताकत बताई। जीव के परिणाम ऐसे विशुद्ध करता है तो उसमें कितनी ताकत है। तो इतना कृश हो रहा है अनुभाग, मतलब इस कृष्टि का अनुभाग कितना अनंत गुणाहीन हुआ है। अनंत कृष्टियाँ, और हर कृष्टि में अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन होते होते यहाँ कितना अनंत गुणाहीन हुआ है अनुभाग लोभ का। तो इस प्रकार ये अनुभाग कितना क्षीण हुआ है ये समझ में आता है इसमें कृष्टियों में। अब यहाँ पर आगे द्रव्य, ये अनुभाग का गुणकार हुआ, ये सब किसका गुणकार बताया, अनुभाग का। अब इन कृष्टियों में जो द्रव्य, ये जो आकृति निकाले वो द्रव्य की अपेक्षा निकाली है।
ते सांगेंगे वो अभी अश्वकरण ही हो रहा है ना कि क्रोध से लेकर लोभ तक घटता हुआ अनुभाग है और लोभ से लेकर क्रोध तक बढ़ता हुआ अनुभाग है। इसको ही अश्वकरण करण कहा है। घोड़े के कान के समान पहले बड़ा और फिर आगे छोटा छोटा है अनुभाग। अब यहाँ पर द्रव्य कितना मिलता है इन कृष्टियों में वो बताते हैं। अनुभाग इतना क्षीण है, मतलब अनुभाग इतना अनंत गुना बढ़ता हुआ और उधर से लेकर के इधर अनंत गुना घटता हुआ है। तो कितने से घटता और कितने से बढ़ता है ये गुणकार बताया। अभिभाव प्रतिच्छेदों का गुणकार है ये। अब यहाँ पर जो द्रव्य कितने परमाणुओं की शक्ति इस कृष्टि रूप हुई है ना, मतलब यहाँ पर कितना द्रव्य दिया गया है, ये जो है वो द्रव्य का नक्शा है। और वो चयहीन क्रम से गया है ना यहाँ पर, तो कितने द्रव्य से कृष्टियाँ बनाता है, देह द्रव्य कितना है वो बता रहे हैं। 501 नंबर गाता है। लोहस अवर किट्टिग दौवादो कोद जेठ केट्टिस दवोत्यहीन कमं देहि अनंतेन भागेन। लोभ की जगन्य कृष्टि से, कृष्टिगत द्रव्य से, क्रोध जेठ किट्टिस क्रोध की उत्कृष्ट कृष्टि के द्रव्य तक, हीन कमम देदी अनंतेन भागेन, जो द्रव्य होगा उसका एक अनंतवा भाग कम, मतलब जो चय का प्रमाण आएगा ना उतना उतना कम देंगे। तो चय कितना है, पूरे द्रव्य की अपेक्षा अनंतवा भाग है, इसलिए अनंतवे भाग से हीन क्रम देता है। मतलब सबसे ज़्यादा द्रव्य लोभ की प्रथम कृष्टि में मिलेगा, उससे अनंतवा भाग कम दूसरी कृष्टि में मिलेगा, मतलब एक चय कम मिलेगा। उससे दूसरे से तीसरे में एक चय कम, तीसरे से चौथे में एक चय कम, ऐसा बराबर एक चय क्रम क्रोध के अंतिम कृष्टि तक चलेगा। सब अपने अपने पुरस्पर्धकों के नीचे कृष्टियाँ हैं, लेकिन फिर भी यदि वो कृष्टियों को अलग करते हैं तो उन सब कृष्टियों का द्रव्य जो है वो चयहीन क्रम से है। लोभ, माया, मान और क्रोध, और अनुभाग जो है वो बढ़ता हुआ है बराबर। एक लोभ से द्वितीय कृष्टी कैसे ना या बाकीच्या दोन्ही कशामध्ये लावायचं, आपापल्या कृष्टीमध्ये नाही लावायचं, चयन क्रमाने सब क्रम से लगाएंगे। लोभ से लेकर के क्रम चयहीन है। लोभ के अंतिम कृष्टि का जो द्रव्य होगा उससे एक चय कम ही माया की पहली कृष्टि का द्रव्य आएगा, और माया के पहली कृष्टि से उसकी दूसरी कृष्टि का भी एक चयहीन। इस प्रकार क्रोध के अंतिम कृष्टि तक एक एक चयहीन ही लेना है द्रव्य। हाँ, चय आधा नहीं होगा, यहाँ पर गुणानी नहीं बदलती है ना, तो चय समान ही होगा, पूरे समान ही होगा। और ऐसा द्रव्य भी है क्रोध लोभ का ही ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा द्रव्य लोभ का ही दिया जाएगा, और उससे माया का कम है, उससे मान का कम है, उससे क्रोध का कम है। ऐसे क्रोध का ज़्यादा है, मान का कम है द्रव्य। पूर्व की अपेक्षा से देखते तो मान का कम होता है द्रव्य और क्रोध का ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बंटवारा है वो मान को सबसे कम मिलता है और क्रोध को ज़्यादा मिलता है, और उससे माया को ज़्यादा और उससे लोभ को ज़्यादा मिलता है। स्पर्धकों की संख्या ज़्यादा है ना, तो उसके बेटे ज़्यादा है तो ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। लोभ के स्पर्धक भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ कम हो गए हैं पूरे स्पर्धक, लेकिन फिर भी वो द्रव्य पहले का है, वो अपने में ही मिला हुआ है ना, दूसरे चाचा के बेटे को नहीं मिलेगा, अपने बेटों को ही मिलेगा। तो लोभ का द्रव्य लोभ में ही मिला हुआ है, उसका संक्रमण मायादिक रूप से नहीं हुआ है, और अनुपूर्वी संक्रमण है तो वहाँ पर असंक्रमण है लोभ का, तो बदल करके दूसरे में क्या जाएगा कैसे। तो है पूरा द्रव्य अपने में ही, भले स्पर्धक कब हुए हैं, पहले स्पर्धक ज़्यादा थे तो द्रव्य भी ज़्यादा था, लेकिन अभी स्पर्धक संख्या कम हुई है लेकिन फिर भी द्रव्य ज़्यादा है, तो उस स्पर्धक का पेट बढ़ गया, मतलब एक एक बेटा जो है वो धनाढ़ हो गया है। हर कषाय का वैसे तो द्रव्य जो भी पूर्व या अपूर्व स्पर्धक में उसका बहुभाग द्रव्य को एक पुष्टि करने के लिए दे रहे हैं ना, हाँ संग्रह पुष्टों के लिए। हाँ, तो जो भी आप वो मिला के लोग को नौ कषाय का भी द्रव्य अंतिम पृष्ठ में, तो वो क्रोध में मिला हुआ है, क्रोध में मिला है, तो उसकी अपेक्षा वहाँ पर तो ज्यादा कृष्टियाँ होगी, कृष्टियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन वो होगी चयहीन क्रम से ही। प्रमाण करने की क्रोधामध्ये बराबर है ना। तो अभी ऐसे चयहीन क्रम होता होता गया ना, तो क्रोध सबसे ऊपर है,
तो उसका द्रव्य कम है तो कम ही है ना, कृष्टिया ज्यादा होगी लेकिन मान में कृष्टिया कम होगी। ये सब आएगा हिसाब पूरा, अंतिम तक छोड़ेंगे दे, इतना इतना का हिसाब आता है पूरा। उसमें आय द्रव्य कितना, वे द्रव्य कितना, संक्रमण द्रव्य कितना, सब सब इतना है। अभी अपने को लगता है कि हो गए कृष्टिया, नहीं हुए, अभी बहुत है उसका हिसाब। अभी शुरू हुआ है आगे। हाँ, तो बताए क्रम से। तो यहाँ पर वो चय का प्रमाण निकाला है। तो अर्थ संतुष्टि से तो अंक संतुष्टि और अर्थ संतुष्टि दोनों से देखते हैं। अंक संतुष्टि से पहले देखते हैं, और चय निकालने का तो सूत्र अपना फिक्स है, सर्वधन भागिले गच्छ मध्यम धन, या डायरेक्ट भी आप लिखो तो भी चलता है ऐसे, गच्छ, हाँ, ये मध्यम धन आया। और इसको ही दो निषेखार कहो या दो गुणानी कहो, निषेखार माइनस गच्छ एकम बटे 2 बराबर चय, चय का प्रमाण आता है। अपन यहाँ पर अंक संदृष्टि से 13,920 माना है। पहले जो सर्वधन है कृष्टियों में देने का द्रव्य 13,920 है। हाँ, और कृष्टिय कितने, 12 चौक 48 है, 48 का भाग दिया। और निषेखार क्या हो गया, 48 का दुगुना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। माइनस गच्छ कितना होगा, 48 माइनस 1/2 होगा, बराबर चय आएगा। तो यहाँ 48 का भाग दिया तो कितना आया, यहाँ 290 आया। हाँ, अभी इसको छोड़ाते पहले, 13,920 भागिले 48 गुना यहाँ पर 96 दूनी 192, 192 प्लस माइनस 47/2। ये 2 को ऊपर दे रख दिया तो चलेगा। हाँ, 48 को भी काट सकते हैं, यहाँ पर 24 कर सकते हैं। हाँ हाँ, 145 आएगा, 13,920 24 गुना 45, 145। पहले 24 का करते हैं, 24 पंचे 120 होता है, 120 19 रह गया, और 24 6 24 8 192 और 0 580 आएगा ना, 580 आया। और फिर 145 का भाग दिया तो 4 आएगा बराबर। हाँ, 290 और 290 और 290 580, तो 4 चय आया। यहाँ पर चय का प्रमाण 4 आया। तो पहले कृष्टि से दूसरी कृष्टि में द्रव्य कितना है, 4 कम है। और 4 को 2 गुणाने से गुना करो तो पहले वर्गना का द्रव्य आता है। हाँ, 2 गुणाने 96 है, 4 सख 24, 2 4 9 36 और 2 38, 384। पहली कृष्टि में 384 मिलेगा, तो दूसरे कृष्टि में 380 मिलेगा, तीसरे कृष्टि में 1 4 4 4 4 कम करते जाएंगे। तो इस प्रकार चयहीन क्रम से अंतिम कृष्टि तक मिलेगा। आगे वो ये दिखा है, चित्र दिया है 144 पेज पर पूरा दिया है। ये सब कृष्टियों का अंक गणित सब हमने डाला है पूरा, गलती होगी तो हमारी।
अब यहाँ पर अर्थ संतुष्टि से दिखाया है सब। क्यों वो अंक संतुष्टि डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आगे सबादस्तन शीर्ष वगैरह निकालना है ना, तो उसका भावभाषण नहीं होता है, फिर अंक गणित से जल्दी भावभाषण होता है, इसलिए वो निकाला। यहाँ के लिए इतनी आवश्यकता नहीं थी, ये तो गणित अपने को पता है। अर्थ संतुष्टि से सर्वधन क्या है? पूरे सबका चारों का मिलाकर के लेना है ना। जगने वर्गना गुणिले साधिक 1.5 गुण हानि, उसको अपकर्षण भागार का भाग दिया और बहुभाग कृष्टि के लिए लेता है, इसलिए पल्ले का असंख्यात्मक भाग का भाग दिया और एक कम पल्ले के असंख्यात्मक भाग से गुना किया और उसका अपवर्तन किया, तो उसको गौण कर दिया। और कृष्टियों की संख्या कितनी है? वो गच्छ, वर्गनाशाला का भाग्यले अनंत, ये गच्छ का प्रमाण है। ये सर्वधन है और ये गच्छ है, तो इसको गच्छ का भाग देते हैं तो मध्यम धन आता है। 4 जो माना हमने वर्गनाशाला का, हाँ, वर्गनाशाला की संतुष्टि 4 है, उसको ख मतलब अनंत से भाग दिया, पूरे द्रव्य को इनके कृष्टियों के प्रमाण से भाग दिया तो मध्यम धन आया। अब मध्यम धन को 2 गुण हानि माइनस 1 कम गच्छ, 1 गच्छ अगले 2, तो चय आ गया। और चय को 2 गुना आने से गुना करते तो पहला निश्चय आ गया, मतलब पहली वर्गना आ गई, मतलब लोभ की पहली कृष्टि का द्रव्य आया इतना। फिर दूसरी कृष्टि में एक चय कम, एक एक कम करते जाएंगे, -1 -2 -3 -4, ऐसे करते करते अंतिम कृष्टि का निकालेंगे। आगे की गाथा में निकाला है वो। हाँ, एक चय है, फिर 2 गुना आने से गुना किया तो पहली कृष्टि का द्रव्य हुआ। अब आगे लोभस्स अवर किट्टी का दव्वादो, लोभ की जगन कृष्टि के द्रव्य से, क्रोध जेठ किट्टिस, क्रोध की उत्कृष्ट कृष्टि का द्रव्य कितना है? अनंत भागेन जोगेन हीनम होती, अनंतवें भाग से हीन होता है। तो यहाँ पर एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि का एक एक चय कम है, तो अनंतवा भाग कम ऐसा कहा, क्योंकि जो चय का प्रमाण है वो अनंतवा भाग है, क्योंकि अनंत का भाग दिया नहीं है। संपूर्ण द्रव्य को गच्छ मतलब अनंत है, अनंत का भाग दिया और फिर ये आगे भी भाग है तो अनंतवा भाग हो गया। पूरे द्रव्य की अपेक्षा से चय का द्रव्य एक अनंतवा भाग हुआ, और उतना उतना कम है तो प्रत्येक कृष्टि में अनंतवा भाग कम मिलता है। फिर सबसे अंतिम कृष्टि में कितना कम हो गया? अनंत बार अनंतवा भाग कम हुआ है, फिर भी अनंतवा भाग ही कम हुआ है। अनंत कृष्टियाँ हैं तो सब में एक एक चय कम होता गया है, तो सब में अनंतवा भाग कम होता गया, तो अंतिम सबसे अंतिम में कितना कम हुआ है पहले से? तो एक अनंतवा भाग ही कम हुआ है। मतलब यहाँ पर हाँ, अनंत बार चय कम हुआ तो भी अनंतवा भाग ही कम हुआ है। यहाँ पर अपन उस सूत्र के इससे निकालेंगे। पहले कृष्टि में कितने चय माइनस करेंगे तो अंतिम का आएगा? यहाँ पर एक कम गच्छ मात्र चय माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इधर लिखती हूँ, गच्छ 4/ख मतलब वर्गनाशाला का भागिले अनंत, इसमें एक कम करो तो अंतिम कृष्टि का आ गया। तो इतना कम के इतने चय कम किए, मतलब वो अनंतवा भाग ही कम हुआ है वहाँ पर। पहली कृष्टि की अपेक्षा से अंतिम कृष्टि में अनंतवा भाग ही कम हुआ है। जैसे अंक संतुष्टि से अपना कितना आया था? 384 पहली कृष्टि का द्रव्य आया था, उसमें माइनस कितना करना है? अपने आकृष्टिया कितने माने? 48 माने, उसमें एक कम करो। और चय का प्रमाण 4 है, 4 गुना 15 है, 15 नहीं 47 है, इसको माइनस करो। तो 4 गुना 47 कितना हुआ? 4 7 28, अच्छा 2 4 चौक 16 और 2 18, 188 कम हुए। 384 में से 188 कम हुए।
तो कितने रह गए 196, मतलब आधा भी नहीं हुआ अपना। ये तो अंक गणित है, ये तो झूठा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर वास्तविक गणित में वो अनंत है, तो अनंतवा भाग ही कम हुआ है इसका। जास्त होते 196 192 अर्धा केलं. त्याच्यापेक्षा कमी झाले, अर्ध्याचे कमी झाले. देखने से एक चीज ऐसी लगती है, हाँ। 4/6 की है यहाँ पे जैसे, हाँ. तो जैसे भागाकार का भागाकार गुणकार होता है, तो ये ख ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर नहीं ये करना. या यहाँ पर ऐसे वो 6 कम करते गए ना, इतने 6 कम हुए. यहाँ पर 2 गुणाने मात्र चाहिए ना पहले में, तो ये गुणाने बहुत बड़ी है, गुणाने जो बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर उसमें इतने कम हुए हैं 6. नाही मी घालायला गेलो. अनंत वरती गेलं ना, दोन्हीचा पण इकडचा 2 अनंत आणि हा 1 अनंत, आणि वरती घालायचं असं ते गुणकारामध्ये. नहीं, ये क्या है, इसका वर्गना शलाका का अनंतवा भाग है ना, फिर वो वर्गना शलाका से भाग देंगे तो वो ये 4 बड़ा है इससे, 1 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो फिर वो कम ही होगा. वो कमी है। हाँ, तो उसका भाग देंगे तो वो कुछ अनंतवा ही आएगा वहाँ पर. आप एक ख ऊपर दे जाएंगे तो ख का इसका भाग देंगे तो अनंत आएगा. हाँ, बहुभाग आएगा उसका, बहुभागी नीचे रहेगा। नीचे रहेगा. क्रोधामध्ये द्रव्याची शक्ती बघितली तर कमी आहे, आणि अनुभाग शक्ती बघितली तर जास्त. हाँ, अनुभाग शक्ति ज़्यादा है, द्रव्य कम है, क्योंकि द्रव्य में मूल में वो ऊपर के कक्षाओं का द्रव्य भी कम ही है, तो कम ही मिलेगा उसको. अब आगे बताते हैं. अब पूर्व स्पर्धकों में जो देने योग्य द्रव्य है उसमें साधिक 1.5 गुण हानि का भाग देने पर अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में, पूर्व स्पर्धकों में भी देता है ना एक भाग, बहुभाग कृष्टियों में देता है और एक भाग पूर्व स्पर्धक को भी देता है. तो अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा को आएगा, पहले सबसे कृष्टियों के ऊपर कौन आएगी, अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा. तो वहाँ जो द्रव्य मिलेगा वह कितना मिलेगा, तो वह उसको साधिक 1.5 गुण हानि का भाग दो. अपकृष्ट द्रव्य को साधिक 1.5 गुण हानि का भाग दो, तो जो लब्ध आएगा उतना अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा में देने योग्य द्रव्य होगा. ये किसमें से द्रव्य देगा, ये तो अभी आपकर्षण किया है उसका भूभाग यहाँ है ना, एक भाग उसका है ये. एक भाग जो बचे तो एक भाग का पूरा अपूर्व स्पर्धक में देने वाला. 1 मिनट. हाँ, तो ये पूर्व द्रव्य तो इतना है, अभी 4 पे देखो. हाँ, ये अपकृष्ट द्रव्य इतना है, इसको पल्ले के असंख्यात पे भाग का भाग दिया, ये अपूर्व स्पर्धकों में मिलेगा, पूरा दोनों में मिलेगा. हाँ, तो इसको साधिक 1.5 गुण हानि का भाग दो, 1.5 गुण हानि का, इसमें साधिक 1.5 गुण हानि का भाग दो. अच्छा, हाँ, तो वो पहली वर्गणा में, अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा में इतना द्रव्य मिलेगा, और इसको 2 गुण हानि का भाग दो तो 6 का प्रमाण आएगा, उतना 6 आ गया. ऊपर के स्पर्धकों की वर्गणाओं में मिलेगा 6 क्रम. सृष्टीमध्ये द्रव्य दिला नाही, हम्म. ते पूर्व स्पर्धक आणि अपूर्व स्पर्धकाचा द्रव्य काढून दिला. हम्म. आता परत आणि त्याच्यातच काढून आणि परत नाही तर पूरा स्पर्धकों में से निकाला हुआ इतना द्रव्य है. अब इसमें बहुभाग कृष्टियों में दिया और एक भाग ये रह गया, तो ये कहाँ पर देगा, पुनः पूरा स्पर्धकों में देगा द्रव्य. हाँ, उसमें भी मिलता है ना, इसके लिए निकाला लेकिन उसको भी मिलेगा वापस. तो स्पर्धकों में भी जो ज़्यादा शक्ति वाले वर्गना है वो कम शक्ति वाली हो परिणमित हो जाएगी, तो उसका अपकर्षण हो जाएगा वह. तो इसको ये साधिक 1.5 गुण हानि का भाग दिया तो पहली वर्गणा आती है. किसी भी द्रव्य को साथ अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गणा आ गई, हाँ, पहली वर्गणा पूर्व में देने योग्य द्रव्य. द्रव्य. अच्छा, फिर चयहीन देंगे तो चय का प्रमाण निकालने के लिए 2 गुण हानि का भाग दो, तो चय का प्रमाण आता है. तो उतना कम करेंगे दूसरी अधिक वर्गणाओं में. हाँ, वो तो पूर्व एक ही रेंज होगी उसकी, क्योंकि एक वो पुच्छाकार है उनका अपूर्व स्पर्धकों का, तो ऐसे ही चयहीन क्रम से मिलेगा. अपूर्व का एक ही रहेगा. हाँ, तो सगळं आता परत अपूर्व अपूर्व देणार आहे ते शैलीला देणार नाही. द्रव्य हमेशा देने का विधान गुण श्रेणी को छोड़ करके सब जगह चयहीन क्रम से होता है. गुण श्रेणी में केवल गुणित रूप से मिलता है.
आगे, ये केवल अनुभाग में, वहाँ पर स्थिति का अपकर्षण नहीं है, ये अनुभाग का अपकर्षण है। तो वहाँ पर उस स्थिति में रहा हुआ द्रव्य ही जो ज़्यादा शक्ति रूप था वो कम शक्ति रूप से परिणमित होता है, इतना ही इसका भाव है। तो कितना द्रव्य किस शक्ति रूप परिणमित होता है ये द्रव्य विभाजन से दिखाते हैं। अब आगे कृष्टीकरण के द्वितीयादि समयों में नवीन कृष्टियों की रचना होती है। पहले समय में कृष्टियाँ की इतने, और दूसरे समय में वापस पुनः अपकर्षण करके पुनः कृष्टियों की रचना होती है। तो कितनी कृष्टियाँ करता है नवीन, उसका प्रमाण बता रहे हैं। द्वितीय समय का हो गया, कृष्टीकरण काल का दूसरा समय आ गया। आता पहिल्या समयमध्ये केला सगळं, हाँ, आता दुसऱ्या समयमध्ये दूसरा समय में क्या करता है वो बताते हैं। पहले समय में अनंत कृष्टियाँ बनाई, कितनी बनाई, वर्गणा शलाका का अनंतवा भाग, इतने कृष्टियों की रचना हुई। अब दूसरे समय का बताते हैं। पड़ी समयम संख गुणम कमेन उक्कड्डिदूणदौवंखु संगह हेट्टा पासे। पड़ी समयम, प्रत्येक समय में, असंख्य गुणम दौवम उक्कट्टिदून, क्रम से असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण करके, मतलब पहले समय में जितना अपकर्षण किया कृष्टि बनाने के लिए, उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण होगा। यह अपकर्षण का सब जगह या इसमें नियम ही है कि प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित द्रव्य का अपकर्षण होता है। और संगह हेट्ठा पासे अपूव किट्टी करे दी हूँ, संग्रह कृष्टि के नीचे हेट्टा और पार्श्व, पार्श्व भाग में अपूर्व कृष्टियों को करता है। दूसरे समय में जो अपकर्षण किया हुआ द्रव्य है उसको किस शक्ति रूप से परिणाम आवेगा, तो संग्रह कृष्टि के नीचे और पार्श्व भाग में। नहीं, लोक के तीसरी संग्रह कृष्टि आएगी ना, तो इसके नीचे आएगी ना, यहाँ नीचे करेगा द्वितीय यहाँ अब यहाँ पर ये द्वितीय संग्रह, ये प्रथम है और ये द्वितीय है संग्रह कृष्टि। तो इन दोनों के बीच में भी कर, मतलब इसके नीचे, ये पहली संग्रह कृष्टि थी उसके नीचे की, और ये जो दूसरी संग्रह कृष्टि है उसके नीचे, मतलब प्रथम और द्वितीय के बीच में आएगी, यहाँ पर आएगी ये नई कृष्टियाँ। और पास में भी करेगा, मतलब पहले जो कृष्टियों में भी द्रव्य देगा, उसका अर्थ क्या है, इस शक्ति रूप से भी द्रव्य परिणमित होगा यहाँ पर भी, और इस नई कृष्टि रूप भी यहाँ पर नहीं थी, ये शक्ति नहीं थी, यह नई हो गई शक्ति, और ये पहले थी उसी में यहाँ पर ये और परमाणुओं की शक्ति भी उतनी कर दी। तो ये संग्रह, ये पार्श्व की कृष्टि कहेंगे इसको, बाजू की, और ये नीचे की कृष्टियाँ, संग्रह कृष्टि की नीचे की कृष्टियाँ अपूर्व कृष्टियाँ, और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में हुई, इसको भी इस संग्रह कृष्टि के नीचे की कृष्टि हो गई, इन दो संग्रह कृष्टियों के बीच में हुई, और इसका द्रव्य जो है वो यहाँ पर भी पार्श्व में करेगा, मतलब पूर्व कृष्टि में भी देगा, और यहाँ पर बीच में जो नहीं थे अनुभाग किसी भी परमाणु का, वो यहाँ पर हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गुणकार है, बहुत बड़ा अनंत गुणकार है। तो इसलिए ये जो शक्ति थी बीच में नहीं थी, वो यहाँ पर हो जाएगी दूसरे समय में, बीच की शक्तियों रूप, और ये दूसरे समय में ऐसा होगा, फिर उसके बीच में वो पुनः होती जाएगी, तीसरे चौथे समय में बीच है उसमें होती जाएगी। अब इसके नीचे भी होगी ना, एक बार अपूर्व कृष्टि जो होगी ना, इसके नीचे इसमें नीचे होगी ना और शक्ति कम कम होती जाएगी ना। नवीन प्रत्येक समय में जो विशुद्धि बढ़ रही है परिणामों की, उससे वो अपूर्वता आती जाएगी ना, अनुभाग इतना अनंत गुना कम होता जाएगा। नहीं तो अपूर्व नहीं कहलाएगा। हाँ, अपूर्व नहीं कहलाएगा, तो यहाँ पहले से विद्यमान है। विद्यमान है।
हाँ तो क्या बताया, संग्रह कृष्टि उनके नीचे और पार्श्व भाग में अपूर्व कृष्टियों को करता है। इसको अपूर्व कृष्टियाँ यहाँ पर कहाँ, लेकिन वो अभी बीच बीच में भी करेगा, वो भी बताएंगे आगे। सगळं आहे पुढं। अब 504 नंबर की गाथा देखो, सबसे बड़ी गाथा है। इससे भी आगे 536 नंबर की गाथा हम जब पहले पढ़ते थे सपनासार, ये 503 नंबर की थी और 535 नंबर की गाथा। वो आए तो ऐसा ये आता था, अंगावर काटा येत होता, मुझे वो कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं वही समझ में नहीं आता था पहले। वो भुंडारी भाषा टोडर मलजी की, और उसमें से वो अर्थ निकालना, और उसमें कोई अंक गणित नहीं, उसमें कोई अर्थ संदृष्टि नहीं, कुछ भी नहीं। तो समझ, तो अभी तो एकदम पूरा दर्पण जैसा क्लियर हुआ है पूरा, उसका सबका गणित भी बिठाया है आगे। तो आदस्तन कृष्टि और पार्श्व कृष्टि ऐसे दो प्रकार की कृष्टियाँ करता है, और इसके बीच बीच में आएगी वो सब अभी आगे बताएंगे। वो संक्रमण होता है उसके द्वारा बनाएंगे कृष्टि, न बंद होता है उसके द्वारा, वो उसमें आता है सब गणित 536 नंबर की गाथा में। हाँ अभी इतना ही करते हैं, चलो। अब दूसरे समय में जो अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण है वो कितना है, कितनी कृष्टियाँ नहीं बनाता है, और वहाँ पर द्रव्य देने का विधान क्या है, वो आगे बता रहे हैं। हेट्टा चालू करिए, चालू करते हैं, फिर उसका कल और करेंगे, सब रिवीजन करके आ जाएंगे। हाँ वो सरल है, ये ज़्यादा कठिन नहीं, ये गाथा ज़्यादा कठिन नहीं है। वो 536 नंबर की गाथा है, वो बहुत कंफ्यूजन है, सब क्लियर है, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा डाउट, लेकिन थोड़ा सा ये है समझना। हेट्टा असंख्य भागम पासे वित्थारदो असंख्य गुणम मध्यम खंडम उभयम दव्व विशेषे हवे पासे। हेट्टा असंख्य भागम, कितना द्रव्य, आप संग्रह कृष्टियों के जो नीचे कृष्टियाँ हुई है वो कितनी हुई हैं, तो सब कृष्टियों की अपेक्षा से असंख्यात भाग प्रमाण, ये जो कृष्टियाँ हुई हैं उनका प्रमाण पहले समय में जो की गई कृष्टियाँ है उसका भी असंख्यात्वा भाग, असंख्यात गुणहीन होती है। पहले भी आया था ना वहाँ सूक्ष्म कृष्टियों में उपशम श्रेणी पर करते समय, पहले समय में जो कृष्टियाँ की उससे दूसरे समय में की हुई कृष्टियों की संख्या असंख्यात गुणहीन है। ऐसे यहाँ पर भी असंख्यात्वा भाग मतलब असंख्यात गुणहीन है। और पासे जो पार्श्व भाग में की है वो विस्तार की अपेक्षा से असंख्यात गुणी है। हाँ मतलब यहाँ पर जो द्रव्य पहले मिला ना उससे भी ये बड़ा असंख्यात गुना द्रव्य मिलेगा, लांब हो जाएगी विस्तार की अपेक्षा। वित्थारदो, विस्तार बढ़ गया मतलब उसका द्रव्य बढ़ गया, वो कितना बढ़ गया, असंख्यात गुना है, विस्तार की अपेक्षा वो असंख्यात गुणी है पार्श्व भाग की कृष्टियाँ। और इसमें क्योंकि पार्श्व में इसका जो मध्यम खंड है वो बहुत बड़ा मिलता है, मध्यम खंड धन जो मिलता है ना, मतलब आकर्षण किया हुआ द्रव्य ही इतना बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना ज्यादा मिल रहे हैं वहाँ पर। हाँ तो मध्यम खंडम उभयम दव्व विशेषे हवे पासे, इस पार्श्व भाग में मध्यम खंड और उभय द्रव्य विशेष मिला हुआ है। इसका सब गणित अब बताएंगे कितना कितना मिलता है वो पूरा। तो इसलिए यहाँ पर द्रव्य पार्श्व भाग में ज़्यादा है, और कृष्टियों के नीचे की संख्या कितनी है, वो असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। अब यहाँ पर दूसरे समय में की हुई कृष्टियाँ और उसका द्रव्य का प्रमाण एक कोष्टक के द्वारा दिखाया है पूरा। तो इसमें कुछ कठिन नहीं है। पहले समय के 12 कृष्टियों की रचना थी, पहले अपन ने देखा था ना, हर एक कृष्टि में द्रव्य कितना है, वो 12 कुछ अधिक, और यहाँ पर 24वां भाग एक एक कृष्टि का द्रव्य है, द्रव्य। और पहले समय में, और अपकर्षण भागाहार से भाग दिया है ना, नहीं इसको अब ये करेंगे भाग देंगे। अब दूसरे समय में जो है
वो अपकर्षण भागाकार के असंख्यात में भाग प्रमाण कृष्टिया मतलब इतनी कम हुई, असंख्यात गुनी ही हीन हुई ना, तो इसलिए अपकर्षण भागाकार भागीले असंख्यात इतना उसका द्रव्य जो है वो है कृष्टि का द्रव्य। ऊपर तो कृष्टियों का प्रमाण दिया और नीचे कृष्टि का द्रव्य दिया। हाँ, कृष्टियों का प्रमाण ऊपर है, पहले द्रव्य में बता रही थी, उधर पहले द्रव्य दिया और इधर कृष्टि दिया, वो यहाँ पर पहले कृष्टियों का प्रमाण दिया है। कृष्टियों का प्रमाण ले लो, पहले लेना है तो पहले जो कृष्टियाँ बनाई थी अपन ने, हाँ हाँ सादिक वो ख सब कृष्टियों को मिला करके और उसको 24 का भाग दिया। इतनी कृष्टियाँ पहले समय में थी, लोभ की तीसरी संग्रह कृष्टि में, दूसरे में, पहले में, सब में इतना इतना कृष्टियों का प्रमाण था। अब दूसरे समय में इससे कम है ना, नीचे जो अपूर्व कृष्टियाँ बनी वो कृष्टियाँ कम है, तो कितना उसको असंख्यात गुने अपकर्षण भागाकार से भाग दो तो उतनी कम है, तो सब में ये भाग आएगा। दूसरे समय में की हुई कृष्टियों का प्रमाण और ये द्रव्य का प्रमाण है। दूसरे समय की कृष्टियों में उसमें मिला हुआ जो द्रव्य है वो इतना है। तो यहाँ पर ये कृष्टियों का प्रमाण पहले समय में था, उसको ही असंख्यात गुने अपकर्षण भागाकार से भाग दिया है। ऐसे दूसरे तीसरे आदि सभी कृष्टियों में इतना ही होगा। केवल क्रोध में क्या होगा, वहाँ पर रह गया है, यहाँ पर वो द्रव्य में थोड़ा रह गया है, 13 गुना करना है क्रोध की। इसमें नीचे है अब कृष्टि द्रव्य जो है ना, क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि सबसे लास्ट का कोष्टक, रकाना जो है लास्ट का, उसको क्या बोलते हैं, रकाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खाना जो है वो लास्ट का, उसमें 13 रह गया है लिखना। सगळ्यात शेवटचं W12 हे असं आहे ना, W12 क्रोध का द्रव्य कुछ कम है, तो यहाँ पर वो 13 गुना लिखना है, वो 13 गुना रह गया है, ये लास्ट का है। बाकी सब कोष्टकों में समान ही है ये द्रव्य ऐसा, और यहाँ 13 और 13 कर देते तो क्रोध की अंतिम कृष्टिका हो गया, प्रथम तृतीय संग्रह कृष्टिका। द्रव्य और कृष्टियों का प्रमाण वो 13 गुना है, वो वही रखा है। अब यहाँ पर 4 प्रकार का द्रव्य देंगे। बाष्प भाग में की गई कृष्टियों का प्रमाण नीचे की गई कृष्टियों से असंख्यात गुना है। द्वितीय समय में आप कृष्ट द्रव्य में से जितना कृष्टि संबंधित द्रव्य है उसमें 4 विभाग करेंगे। ये अपने उपशम श्रेणी पर भी 4 द्रव्य का ये हुआ था सब। अधस्तन शीर्ष द्रव्य, शीर्ष, अधस्तन शीर्ष किसको कहेंगे, जो यहाँ पर अपने की गई कृष्टि है पहले समय में, पहले समय की कृष्टि है। अब ये पहली कृष्टि के समान करने के लिए जितना द्रव्य दिया जाता है इसको अधस्तन शीर्ष कहते हैं। यह अधस्तन शीर्ष केवल पूर्व कृष्टियों में मिलेगा, अपूर्व कृष्टि में नहीं। यह अधस्तन शीर्ष द्रव्य। फिर जो दूसरी कृष्टि है यहाँ ऊपर, उसमें इतना द्रव्य मिलेगा, यह अधस्तन शीर्ष द्रव्य। इसी प्रकार तीसरी कृष्टि में क्या, हाँ यहाँ पर एक ही ऐसे वो दोनों तरफ मिलेगा समझो, यहाँ पर या ऐसा एक ही तरफ से निकालो तो चलेगा, इसीलिए बाद में एक ही तरफ से निकालते हैं हम। इस सब कृष्टियों में एक जैसा दिखाना है ना, तो यहाँ पर यह अधस्तन शीर्ष यहाँ पर मिलेगा। फिर दूसरी संग्रह कृष्टि है तो इसका द्रव्य इतना है, तो यहाँ तेज के ये यहाँ है ना, यहाँ ये एक गोपुछ यहाँ से दिखाना, ये फिर ये इतना, फिर इतना मिलेगा, ये अधस्तन शीर्ष।
आदर्शन शीर्षामध्ये फक्त तेवढंच सपोर्ट करायचं. इन सबको बराबर करेंगे। हाँ, पूरे क्रोध के अंतिम पुष्टि तक सब जितने जितने चय कम है ना, उतना उतना द्रव्य यहाँ दिया जाएगा, उसको कहेंगे आदस्तन शीर्ष द्रव्य। 12 संग्रह कृष्टियों में सब में जितने चय कम है, या इसमें 1 कम है, 2 कम है, 3 कम है, फिर यहाँ 4 कम है, 5 6 7 ऐसे कम है, फिर वहाँ आगे के इसमें जो है वो, इसलिए यहाँ पर आदस्तन शीर्ष निकालने के लिए अलग अलग सबका निकलेगा वो अधस्तन शीर्ष द्रव्य। उसको पूरा निकाला है यहाँ पर, उसको देखेंगे। मतलब यहाँ पर देना कहाँ पर है, तो जो पहले इसकी जो जगन्य कृष्टि है लोभ की, सबसे उसके समान करने के लिए जितने चय कम है उतने पूर्व कृष्टियों में जो देते हैं उसको यहाँ पर अधस्तन शीर्ष द्रव्य कहा है। हाँ, तो जैसे तीसरे कृष्टि में अब ये आपको गृह पाठ है, कल करने के लिए होमवर्क देंगे। प्रत्येक कृष्टि का निकालना है अधस्तन शीर्ष द्रव्य। देख करके तो सब पूरा निकाला हुआ है, उसमें कुछ नहीं। तो आप करके देखो, आपको आएगा तो आनंद होगा उसमें। तो कैसा निकालना उसको, तो सूत्र दिया है अधस्तन शीर्ष द्रव्य। या अधस्तन शीर्ष द्रव्य कहा, पहले एक बार चारों का ये दिखाते हैं आकृति, फिर इसके बीच में नीचे जो की हुई कृष्टि अधस्तन कृष्टि, उसमें पूरा द्रव्य इसके ये दूसरे संग्रह कृष्टि के नीचे, तीसरी संग्रह कृष्टि के नीचे, तो ये जगन्य लोभ की जगन्य कृष्टि के समान नई बनाई हुई जो अपूर्व कृष्टियाँ है उतना उतना द्रव्य सब में दिया, उसको कहेंगे अधस्तन कृष्टि द्रव्य। अधस्तन कृष्टि द्रव्य, फिर ये सब समान हो गए, पूर्व अपूर्व सब समान हो गए। उतना ही आयन देगा वो जो दूसरे समय में अपूर्व कृष्टि जो बनाएगा। हाँ, वो लोभ की जो जगन्य है, उस अभी बता रहे हैं, लोभ की जो जगन्य है उतनी देने के लिए जितना द्रव्य देना पड़ा उसको कहेंगे अधस्तन कृष्टि द्रव्य। फिर पूरे पूर्व अपूर्व कृष्टियों की समान पट्टिका बन गई, फिर वो सब कृष्टियों में चयहीन क्रम से करता है। फिर क्रोध की ऊपर की जो कृष्टि है उसमें 1 चय देगा, उसके दूसरी कृष्टि में नीचे की द्विचरम कृष्टि में 2 चय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते नीचे जितनी कृष्टियाँ है ना उतने चय यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा चय। तो उभय द्रव्य विशेष हो गया, वह 1 चयहीन रूप से करने के लिए दिया उतना द्रव्य, वो उभय द्रव्य विशेष। जैसे ऐसे यहाँ पर ये उभय द्रव्य विशेष होगा। हाँ, उभय द्रव्य विशेष को। और फिर ये अधस्तन शीर्ष भी पार्श्व हो गया ना, ये भी पार्श्व हो गया, ये भी पार्श्व हो गया, ये कम है अधस्तन शीर्ष, इसलिए इसको ज़्यादा गणते में ये उभय द्रव्य विशेष दिया। और सबसे ज़्यादा वो बचता है वहाँ पर सब देने के बाद भी बहुभाग, तो ये मध्यम खंड द्रव्य दिया सब में, ये बहुत है असंख्यात गुना, इसलिए इसका द्रव्य बहुत ज़्यादा आता है। यह भी पहले से समझेंगे ना तो वो बाद में वो जो बताने वाले हैं वहाँ वो समझ में आएगा कि वहाँ पर मध्यम खंड छोटा होता है बाद में, इसलिए वो द्रव्य कम आता है वगैरह। तो ये मध्यम खंड सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो ये मध्यम खंड तो सभी में मिलेगा, पूरा पूरा सभी में मिलेगा। तो इस प्रकार ये द्रव्य देने का विधान है। अब इसमें निकालना है अपने को कि अधस्तन शीर्षक कितना द्रव्य है और अधस्तन कृष्टि का द्रव्य कितना है, उभय द्रव्य विशेष कितना है और मध्यम खंड कितना है। और यहाँ पर वहाँ पर तो एक ही सूक्ष्म कृष्टि का एक ही था, या 12 अलग अलग है ना, तो इसका अधस्तन शीर्ष विशेष जो है वो अलग अलग आएगा और उसको निकालने का तरीका भी अलग आएगा, उसको अपन कल देखते हैं। आप एक बार ट्राई करो। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 चय, ये पहली में कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी से मिलेगा, तीसरी में मिलेगा, चौथी में मिलेगा। तो पहले में 1 कम होगा, इसका 1 पद कम हो गया। 1 कम करके इतने पद संख्या गच्छ लेना, और जो सूत्र दिया हुआ है गच्छ -1/2 गुणित चय प्लस आदि और गुणित गच्छ, ये सबको गच्छ से गुना करते हैं तो संकलन आता है। इस सूत्र के माध्यम से वो निकालना है। और आपको एक हिंट देते हैं, यहाँ पर आदि का प्रमाण 1 चय है,
क्योंकि एक ही चय यहाँ पर मिला हुआ है, आगे एक एक कम हुआ है, तो चय का प्रमाण जो होगा वो इतना उतना कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरी कृष्टि में आदि का प्रमाण एक चय नहीं है, यहाँ पर जितने चय कम है, एक वर्गणा प्रमाण चय कम है, तो एक वर्गणा प्रमाण चय वो आदि का प्रमाण हुआ। फिर आगे जो है एक एक ही चय कम है नहीं, और गच्छ है यहाँ पर पूरा है, क्योंकि सभी कृष्टियों में दिया है, यहाँ पर पहली कृष्टि में छोड़ा है, लेकिन दूसरी संग्रह कृष्टि का जितना प्रमाण है उतना वो यहाँ पर गच्छ है पूरा। वैसे दूसरी कृष्टि में जो पहला आएगा उसमें तो जो आयाम आहे अंतिम ह्याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये एक जे आधी खून ते समान समान करते उभयद्रव्य विशेष मिळाले, इसमें जो है वो उतना कहा ये आदस्तन शीर्ष, ये यहाँ पर 4 चय मिले, यहाँ 5 मिले, यहाँ पर 6 मिले, यहाँ पर 7 मिले, इनका जोड़ करना है। और चारों में मिलेंगे यहाँ पर, मतलब पूरा गच्छ होगा ये, और आदि होगा ये, यहाँ पर जितने चय यहाँ पर कम थे पहले वो आदि का प्रमाण होगा, ऐसे ही आदि का प्रमाण ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। तो एक बार आप ट्राई करो, कल निकालेंगे उसको। हाँ तुम्हाला येते, तुम म्हणजे माहिती आहे ना आता। आगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं अनादि अनंत एक द्रव्य हूँ, मुझ में भेद नहीं है। पहले भी मैं चैतन्य स्वरूप ही था, अभी भी मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, आगे भी चैतन्य स्वरूप ही रहूँगा। 3 कालों में एक रूपता है, विविध रूपता नहीं। विविध रूपताओं में जो एक रूपता है, यही मेरा असली स्वरूप है, यही मैं हूँ। जानिए, इस एकत्व को जानिए। ये एकत्व ही सुंदर है, सत्य रूप है, कल्याण स्वरूप है। एकत्व में बंध की कथा ही विसंवाद उत्पन्न करने वाली है, राग देश पैदा करने वाली है। इसलिए अपने एकत्व में ही रहो, एकत्व में ही शांति, सुख, समाधान है। एयत्त गदो निच्छो समो संवत्थ सुंदरो लोई, एकत्व निश्चयगत समय ही 3 लोक में सुंदर है। इसका अनुभव करो प्रत्यक्ष। इस जगत में मैं अकेला ही हूँ। मेरे में किसी का जोड़ नहीं है, मुझसे कुछ भी नष्ट होने वाला नहीं है। बेजोड़ और बेतोड़ ऐसी यह शुद्ध चैतन्यमय वस्तु है, अभिन्न है, अखिन्न है। निर्मम स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं